नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपना ये जो हमारा चैप्टर है भरत राम का प्रेम, वो शुरू करा दिया था। इसका मैंने जो है ना पार्ट 1 आपके लिए बना रखा है, वो मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो एक तरह से वो मैंने बना दिया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कहूँ तो ये जो आपका कविता है, इसमें टोटल 3 काव्यांश है। तो पहला जो काव्यांश था उसका उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था पार्ट 1 में। तो आज हम दूसरा काव्यांश देखेंगे। दूसरा काव्यांश आपका, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें आपको दूसरा काव्यांश मिल जाएगा पहले काव्यांश के नीचे। ठीक है, बीच में मिलेगा आपको। तो उसी का व्याख्या हम देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, बुक तो आपको पता ही होगा, हमारा अंतरा भाग 2 है। सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल पता है, न्यू कोर्स हमारा चल रहा है, आपको पता है। और ये हमारा चैप्टर 6 है, भरत राम का प्रेम। और देखो, पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर का नाम जो है वो भरत राम का प्रेम क्यों रखा गया है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखें, वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो। उसको आप देख लोगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि ये चैप्टर क्या है। कवि का नाम है तुलसीदास जी। ठीक है, तो ये जो है ना कुल मिला के एक तरह से प्राचीन बन जाता है। प्राचीन काल आप देखोगे तो ये थोड़े से उसी समय के मतलब कवि हैं। ठीक है, और ये जो है ना एक तरह से आपको कहूँ तो इन्होंने एक रामचरित्र मानस जो है ना, वो इन्होंने एक पवित्र ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो वहीं से जो है ना ये एक तरह से चैप्टर लिया गया है, या कहूँ तो चैप्टर के कुछ काव्यांश है, 3 काव्यांश वो लिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको आसान भाषा में स्पष्ट करूंगा इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर के दूसरे काव्यांश को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये पार्ट 2। और आपको मैं बता दूं, आपने अभी तक हमारे एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको पहले सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके लिए वीडियो आना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो जो है आपके लिए वीडियो बनते रहेंगे। ठीक है, अगर आप मान लो चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो सकता है। ठीक है, आगे आपको वीडियो ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या यूँ कहूँ तो एक चीज़ मिलेगा, या फिर एक जगह मिलेगा, प्ले लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, यानी वीडियो चालू करने का एक लिस्ट है। एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियो हैं। अब मान लो आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी का वीडियो देखना है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप लिस्ट पे जाना, यानी प्ले लिस्ट पे जाना। तो वहाँ पे आप यहाँ पढ़ सकते हो, आप क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी न्यू कोर्स। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आप क्लास 12 के ज्योग्राफी कोर्स से ज्वाइन हो जाओगे। ये हमारा न्यू कोर्स अभी चल रहा है। हिस्ट्री जो है ये भी हमारा न्यू कोर्स अभी चल रहा है। पॉलिटिकल भी न्यू कोर्स अभी चल रहा है। फिजिकल का भी चल रहा है। ठीक है, और तो और आपके लिए मैंने जीवन परिचय भी बना रखा है, यानी यूं कहूँ तो जीवनी बना रखा है लेखक और कवि का। उनका जीवन पढ़ सकते हो कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने रचनाएं क्या क्या लिखी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप बहुत सारे वीडियो यहाँ देख सकते हो, प्ले लिस्ट देख सकते हो। ये कुछ सिलेबस हैं, तो आप इन सबको भी देख सकते हो। तो आगे चलते हैं। और आपने जो है आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, उसको भी ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जो है ना इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। और बाकी यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुँच जाओगे, जहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपको यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से क्लिक करके पहुँच सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। ये हमारा ग्रुप जो है वो टेलीग्राम ऐप पर है। ठीक है, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, A.K स्टडी पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे तभी हमारा ग्रुप आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं। आप एक बार इस ग्रुप पे जाकर देखना, यहाँ बहुत सारे मटेरियल होंगे। ठीक है, आपको वीडियो के PDF मिल जाते हैं, बाकी आपको सब कुछ मिल जाता है। देखो, पिछले बार तो मैंने आपको ये बता दिया था कि इस चैप्टर का नाम जो है, इस चैप्टर का नाम भरत राम का प्रेम क्यों रखा गया है।
ये मैंने आपको बता दिया था, आप उसमें देख लेना। क्योंकि इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें भरत का राम के प्रति जो भी प्रेम का भाव है वो ही इसमें बताया गया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है भरत राम का प्रेम। और इसका परिचय कुछ इस प्रकार से आएगा। परिचय ये आएगा कि देखो, यह अंश जो है ना वो रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ था जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था। उससे एक 3 पंक्तियां ली गई है अयोध्या कांड से। और बाकी इस अंश में जो है राम के वन गमन के बाद जो भरत का जो मनोदशा है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। भरत का राम के प्रति अत्यधिक प्रेम का भाव हमें इस पंक्ति में देखने को मिलता है। राम के वन गमन से जो अन्य माताएं थी और नगर के अयोध्या के नगरवासी जो थे वो अत्यंत दुखी थे। वो सोच रहे थे कि जो है अब ये लड़का जो है वो घर छोड़ के क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें वहां पर थी। यह आपका जो है दूसरा काव्यांश है हमारा। इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस क्या कहूँ आपको, पूरा 100% फोकस हमारा इस काव्यांश के ऊपर ही है। क्योंकि ये चैप्टर का जो पार्ट 2 है इसमें हम सिर्फ दूसरे काव्यांश को देखने वाले हैं। आपको मैं काव्यांश वाइज पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और ज़्यादा मुश्किल ना लगे। ठीक है, तो दूसरा काव्यांश है आपका। विधि ना सके हो सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिस पारा यहू। और बाकी मैं आपको बता दूं, इस पंक्ति में जो है ना संगीतात्मकता है। इसको आप गा भी सकते हो, ठीक है, गा कर भी आप पढ़ सकते हो इसको। कहत मोई आजू ना शोभा, अपनी समूझी साधु सूची कोभा, मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर उस आनत कोटि कुचाली, फरे ही की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपने हु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदती अब गाऊ, बिनु समुझे नीज अग परिपाकु, जारी हु जा जननी कई काकू, हृदय हेरी हारे हु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिहु रामू, लागत मोहि निक परिणामु, साधु सभा गुर प्रभु निकट कहू, सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फूर, जान ही मुनि रघुआई। ठीक है, तो ये आपका दूसरा काव्यांश था। ठीक है, इसका जो कुछ शब्दार्थ है वो ज़्यादा बनता नहीं इसमें से। इसमें आपको अलंकार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अलंकार थोड़ा है इसमें। जैसे आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो, इसमें जो है ना कुल मिलाकर जो भरत जी है उनका एक तरह से प्रेम का भाव यहाँ पर पूरा बताया गया है। ठीक है, यहाँ आप 2 लाइन देख सकते हो, 1 2, ये लयात्मकता का निशानी है। ठीक है, इसको आप गिन भी सकते हो, हाँ अलग आ जाएगा ऐसे। मतलब यहाँ पे आप जब पढ़ोगे गाना एक तरह से अपने संगीत में पढ़ोगे धुन में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम जोर देना है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देना है। जब आप गाओगे ना इसको, इस पंक्ति को, तो जब आप इसको गाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का जोर आएगा और जब आप थोड़ा यहाँ बढ़ोगे तो यहाँ थोड़ा सा भारी आएगा। ये गाने का कुछ तरीका है। मतलब जिस भी पंक्ति में संगीतात्मकता होता है तो उसमें ये लाइनें दी रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो इसका जो है ये हमारा एक तरह से इसका पंक्ति है, विधि ना सके हो से रघु राव तक। ठीक है, संदर्भ हमारा वही है, कवि जो है हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, कविता हमारा भरत राम का प्रेम, और जो प्रसंग है वो आप ऐसे कह सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ था, उसके अयोध्या कांड से ये ली गई है। इन पंक्तियों में राम के वनगमन के बाद भरत की मनोदशा का संतृप्त या फिर मार्मिक वर्णन किया गया है। भरत बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, बहुत दुखी है और अपनी वेदना तथा राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना इसमें थोड़ा सा लाइन चेंज हो जाएगा। देखो ये क्या है, यहां भरत कहते हैं कि मुझसे श्री राम इतना प्रेम करते हैं कि विधाता को यह सहन नहीं हुआ। ठीक है, और विधाता ने नीच माता के बहाने मेरे और प्रभु राम के बीच
दूरी पैदा कर दी। ठीक है, यानी भरत ये कहते हैं कि एक तरह से भगवान को ये भी एक तरह से हजम नहीं हुआ, और उन्होंने एक माता के कहने से ही जो है उनको वनवास के लिए भेज दिया। ठीक है, और इनके बीच में दूरी बन गई, ये बताया गया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र होता है। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं साधु हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात जिसको पूरी दुनिया पवित्र माने, असल में वही पवित्र होता है। मान लो आप अपने आप को मानते हो कि मैं अच्छा इंसान हूं, ऐसा कुछ है ना, तो ये कहीं ना कहीं सफल नहीं होता। अगर कोई दूसरा इंसान आपको अच्छा मानता है तो आप समझ सकते हो कि आप अच्छे इंसान हो। ठीक है, क्योंकि सब अपने आप को तो अच्छे ही कहते हैं। ये कुछ यहाँ बताया गया। अगर मैं यह कहूं कि मैं सही हूं, तो यह भी थोड़ा गलत होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो गलत होगा ये भी। देखो आगे, थोड़ा सा आगे सही है। देखो, माता नीच है और मैं जो है सच्चा साधु हूँ, ऐसा विचार जो है हृदय में लाना बहुत ही एक तरह से खराब होता है। ठीक है, भरत कहते हैं कि क्या भला कोदो की काली बाली में अच्छा धान फल सकता है? क्या काली घोंगी उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लो कोई व्यक्ति एक तरह से ऐसा मान सकते हो, जो काला घोंगी होता है वो क्या बहुत ही अच्छा एकदम सुंदर चीज प्रकट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे कहते हैं कि यदि माता कैकेयी जो है वो नीच है, तो उसका बेटा अच्छा कैसे हो सकता है ना, ये बताया गया। अब भरत खुद को दोषी मानते हुए अपनी बात को कह रहे हैं कि मैं सपने में भी किसी का दोष नहीं देना, मतलब किसी को भी दोष नहीं देना चाहता हूं, मैं ही अभागा हूं। ठीक है, भरत कहते हैं कि सभी किसी का भी एक तरह से दोष नहीं है, या फिर किसी की भी गलती नहीं है। गलती जो है वो मेरे किस्मत की है। ठीक है, ये यहाँ बताया जा रहा है। पहले काव्यांश में हमने क्या पढ़ा कि उनको पूरे सभा में बोलते हैं कि आप एक तरह से संकोच मत करो, खड़े होके बोलो। तो वो बताते हैं कि मेरे प्रभु राम ऐसे थे, और यहाँ ये बताते हैं कि नीच माता के कहने से वो वनवास की ओर बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि वो भी खराब है और वो भी खराब है। और यहाँ पे आप ये भरत ये बताते हैं कि कोई भी खराब नहीं है, सब सही है, मेरा किस्मत ही खराब है, ये बताते हैं भरत। इसका ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम ही भरत राम का प्रेम है। यानी इन दोनों के बीच जो भी प्रेम है, कुछ भी प्यार है, उसका बताया गया यहाँ पर। किसके द्वारा? तो भरत के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही हल्का एक तरह से काव्यांश है। आपको बस इस काव्यांश का एक एक शब्द समझना पड़ेगा, बाकी इजी है। देखो, इन पंक्तियों में भरत और श्री राम के प्रति, जो भरत का श्री राम के प्रति जो प्रेम है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। राम के वनवास को अपना दुर्भाग्य मानते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, उपमा है, इनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यह अवधी भाषा में लिखी गई है, और कवि की भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, आप इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। यह एक छंद युक्त कविता है। ये कविता तो नहीं, काव्य कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं। ये इसमें छंद का प्रयोग किया गया है, रस नहीं है इसमें। और विधि ना डैश और परिणामों में जो है ना चौपाई है, चौपाई वाला छंद है। ठीक है, चौपाई छंद इसमें आप देख लोगे। ये कुछ कविता प्राचीन काल के हैं, इसमें आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे। संगीतात्मकता मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप एक पॉइंट बना देना, यहाँ पर लिख देना संगीतात्मकता इस पंक्ति में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान एक तरह से हो जाता है। यहाँ पे हमारा पार्ट सेकंड जो है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी भाषा मैंने आपको बताया है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये पार्ट हमारा सेकंड था। अब इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसका नाम रहेगा पार्ट थर्ड। उस समय मैं आपको तीसरा काव्यांश करा दूंगा, बहुत ही आसान है वो भी, आप उसको भी समझ लोगे। ठीक है, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करें। यह आपका दूसरा काम हो गया। पहला आपका सब्सक्राइब है, दूसरा बेल आइकन है, और लाइक नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, आपकी मर्जी के ऊपर। अगर आप लाइक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्या कहूँ। और बाकी आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ये आपका कुछ काम एक तरह से सही चीज या काम बन जाता है। पहला आप चैनल सब्सक्राइब करना, दूसरा बेल आइकन पर क्लिक, तीसरा वीडियो को शेयर। अगर आप शेयर करोगे तो व्यू आएंगे, और व्यू आएंगे तो आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। ठीक है, तो फिर अपने पार्ट थर्ड में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक्स।